भाग में आपने देखा कि कैसे सिमरन की सौतेली माँ नीलम सिमरन पर जुल्म किया करती थी और सिमरन को तकलीफ़ में देख सिमरन की मरी हुई माँ सुमन चुड़ैल बनकर सिमरन का साथ देती है और उसके लिए एक जादुई चूल्हा बना देती है। जब नीलम को ये पता लगता है तो वो एक बाबा के पास भी जाती है, जिसके बाद बाबा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके सुमन को बुला लेते हैं। फिर वो जब सुमन से सारी बात पूछते हैं तो सुमन सारी बात बताती है कि उसने क्यों नीलम को सज़ा ना देकर सिमरन की मदद की, ताकि सिमरन को अपनी माँ मिल सके और नीलम को अपनी गलती का एहसास हो सके। और नीलम को अपनी गलती का एहसास हो भी जाता है और वो उसके बाद सिमरन को दिल से अपनी बेटी मानने लगती है। अब आगे नीलम के सुधर जाने के बाद घर में सब कुछ ठीक हो जाता है। राजीव की नौकरी भी अच्छी चल रही होती है, जिससे वो सब एक अच्छी लाइफ जीने लगते हैं। फिर कुछ ही दिनों में नीलम को एक छोटा सा बेटा भी हो जाता है, जिसका नाम वो राहुल रखते हैं। उनका परिवार भी पूरा हो जाता है और वो सब बहुत खुश होकर रहने लगते हैं। फिर कुछ दिनों बाद नीलम राजीव से सिमरन को बड़े स्कूल में डालने के लिए बोलती है। राजीव जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो नीलम, क्या हुआ? जी मैं सोच रही थी क्यों ना हम सिमरन का एडमिशन वो शहर के बड़े स्कूल में करवा दें। सिमरन पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार है। अगर वो और अच्छे स्कूल में पढ़ेगी तो और आगे बढ़ेगी और कल को एक बड़ी अफसर भी बनेगी। और मेरा दिल भी चाहता है कि मैं अपनी बच्ची को एक बड़े स्कूल में पढ़ाऊँ। अरे हाँ नीलम, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारा जैसा मन करता है तुम करो। तुम सिमरन की माँ हो, तुम जो भी फैसला लोगी उसके भविष्य के लिए अच्छा ही लोगी। राजीव से बात करने के बाद नीलम सिमरन के पास जाके उससे भी सारी बात बताती है। सिमरन बेटा, तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है मेरे पास। गुड न्यूज़? कैसी गुड न्यूज़ माँ? क्या हम कहीं घूमने जा रहे हैं? अरे नहीं बेटा, बट हाँ जल्दी ही हम सब कहीं घूमने भी चलेंगे, पर अभी कुछ और बात है। अच्छा, क्या बात है माँ, बताओ। बेटा सिमरन, मैं तुम्हारा एडमिशन वो शहर के बड़े स्कूल में करवाने वाली हूँ, जो स्कूल तुम्हें भी बहुत पसंद है ना? क्या सच्ची माँ? हाँ बेटा, अब मेरी बच्ची भी उस बड़े स्कूल में जाएगी। यह सुनकर सिमरन बहुत खुश हो जाती है और अगले ही दिन नीलम सिमरन के साथ उस बड़े स्कूल में जाके उसका एडमिशन करा देती है। सिमरन भी खुशी खुशी रोज़ स्कूल जाने लगती है और वहाँ उसके नए दोस्त भी बन जाते हैं और उनमें से एक लड़की जिसका नाम नैना होता है वो सिमरन की बेस्ट फ्रेंड बन जाती है और वो दोनों हमेशा फिर साथ ही स्कूल आने जाने लगती हैं। सब कुछ अच्छा चल ही रहा होता है कि एक दिन राजीव की कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, जिसके चलते वो कंपनी के बहुत से एम्प्लॉयज़ को निकालने लगती है। उसमें से एक राजीव भी होता है, जिसके बाद राजीव तो मानो बिल्कुल टूट ही जाता है और वो घर आके नीलम को सब बताता है। नीलम राजीव को बहुत हिम्मत देती है, पर अंदर से खुद भी बहुत टूट जाती है। राजीव बहुत परेशान रहने लगता है और वो नौकरी की तलाश में रोज़ इधर उधर जाता है, पर उसे नौकरी नहीं मिलती। फिर थक हार कर वो नौकरी के लिए दूसरे शहर चला जाता है। इधर नीलम और दोनों बच्चे अकेले ही रहने लगते हैं। नीलम जैसे तैसे कुछ दिन अच्छे से निकाल लेती है, मगर धीरे धीरे उनकी सेविंग्स भी ख़त्म हो जाती हैं और नीलम को घर की ज़रूरत पूरी करने में भी बहुत परेशानी होने लगती है। फिर अगले दिन स्कूल से आके सिमरन अपनी माँ के पास जाती है और बोलती है, माँ कहाँ हो आप? हाँ बेटा, क्या हुआ? मैं यहीं तो हूँ। माँ, मेरे स्कूल की फ़ीस भरनी है क्या? आज टीचर भी कह रही थी कि फ़ीस भरने में लेट हो गया है। आप कब भरोगे माँ मेरी फ़ीस? नीलम ये सुनकर और ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे भी नहीं होते। फिर भी वो सिमरन से कहती है, बेटा मैं भर दूँगी, बस कुछ दिन में ही, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ, तुम आओ पहले खाना खा लो। नीलम सिमरन को खाना खिलाकर अपने कमरे में जाकर बहुत सोचने लगती है। हे भगवान, मैं क्या करूँ? कहाँ से लाऊँ इतने पैसे? सिमरन के स्कूल की फ़ीस भी भरनी है और उसके स्कूल की फ़ीस भी इतनी ज़्यादा है। काश मैंने एडमिशन कराने में इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं की होती, पर अब मैं करूँ भी तो क्या? पता नहीं राजीव की नौकरी लगी होगी या नहीं। एक काम करती हूँ, फ़ोन करके पता करती हूँ उनसे। नीलम राजीव को फ़ोन करती है। नीलम राजीव से फ़ोन कर उसकी नौकरी के बारे में भी पूछती है, मगर राजीव को तब तक भी कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली होती है। ये सुनकर नीलम और ज़्यादा परेशान हो जाती है और फिर वो अपने बेटे राहुल को सिमरन के पास छोड़कर कहीं काम ढूंढने जाती है, पर नीलम हताश होकर ही घर लौटती है।
उधर पीछे से सिमरन की दोस्त नैना का जन्मदिन होता है और वो सिमरन के घर उसे इनवाइट करने आती है। अरे नैना, तुम यहाँ? हाँ सिमरन, वो कल मेरा जन्मदिन है और मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए एक बहुत अच्छी पार्टी रखी है, इसीलिए मैं तुम्हें बुलाने आई हूँ। तुमको अंकल आंटी के साथ शाम को घर आना होगा। मैंने अपने बाकी की सहेलियों को भी बुलाया है। हम सब मिलके वहाँ खूब मज़े करेंगे कल। तुम ज़रूर आना मेरे घर। अच्छा ठीक है, मैं कल ज़रूर आ जाऊँगी। फिर नीलम के घर आने पर सिमरन उसे सब बताती है। हाँ बेटा, कल हम ज़रूर चलेंगे। फिर अगले दिन सिमरन नैना के घर बर्थडे पार्टी में जाती है। वहाँ नैना और सिमरन की और भी सहेलियाँ होती हैं। नैना केक काटती है और सब मिलकर बहुत खुश होते हैं। फिर नैना के पापा सबके लिए पिज़्ज़ा लेकर आते हैं तो नैना सिमरन को भी पिज़्ज़ा खिलाती है। सिमरन को पिज़्ज़ा इतना पसंद आता है कि वो घर आने के बाद अपनी माँ से कहती है, माँ आपको पता है मैंने आज सिमरन के घर पर क्या खाया? क्या खाया बेटा? पिज़्ज़ा? ये क्या होता है? मैंने इसका नाम तो बहुत सुना है और कभी खाया नहीं है। हाँ माँ, मैंने भी बहुत सुना था, पर यहाँ आसपास कहीं मिलता भी नहीं है। पर आज नैना के पापा पिज़्ज़ा लेकर आए थे और हम सब ने खाया। वो तो बहुत ही स्वादिष्ट था माँ। मेरा तो और खाने का मन कर रहा है, पर क्या करूँ, यहाँ तो मिलता ही नहीं है। काश यहाँ भी कोई पिज़्ज़ा बेचता तो कितना अच्छा होता ना माँ। सिमरन की बात सुनकर नीलम सोच में पड़ जाती है और वो सिमरन से कहती है कि हाँ बेटा, तुम कह तो सही रही हो। अगर यहाँ आसपास एक भी पिज़्ज़ा की दुकान नहीं है, अगर यहाँ पिज़्ज़ा की शॉप खुल जाए तो खूब चलेगी। हाँ माँ, वही तो। काश मुझे पिज़्ज़ा बनाना आता तो मैं यही काम कर लेती। हमारे घर की हालत भी सही नहीं है। अभी वैसे ही तुम्हारी फ़ीस भी जानी है और तुम्हारे पापा की भी नौकरी नहीं लगी है अभी तक। पता नहीं कैसे होगा सब। अरे माँ, तो क्यों ना हम खुद ही पिज़्ज़ा का काम खोल लें? हाँ बेटा, पर कैसे? हमें तो पिज़्ज़ा बनाना भी नहीं आता और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि अपना काम खोल सकें। सिमरन ये सुनकर काफ़ी सोचती है। फिर उसे याद आता है कि अरे माँ, हमें इतना सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। हम तो बहुत आराम से ये काम कर सकते हैं। अच्छा, वो कैसे बेटा? अरे माँ, ओह। सिमरन बोलते बोलते एकदम चुप हो जाती है। नीलम उसे देखकर पूछती है, अरे बोलो बेटा, क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो गई? वो माँ, मैं आपको कैसे बताऊँ ये बात, मुझको कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ बेटा, बोलो ना। वो माँ, जब आप मुझसे घर का सारा काम कराती थी और खाना भी बनवाती थी, तब मैं वो खाना खुद नहीं बनाती थी। सिमरन के इतना बोलते ही नीलम सब समझ जाती है और बोलती है, हाँ तो जादुई चूल्हे से बनाती थी। नीलम को ये बोलते देख सिमरन के तो होश उड़ जाते हैं। क्या माँ, आप जानती थी ये सब? हाँ बेटा, मैं सब जानती हूँ और ये भी जानती हूँ कि ये सब और कोई नहीं, तुम्हारी माँ सुमन ने किया था और सुमन ने ही मुझे मेरी गलती का एहसास भी करवाया था। सच्ची माँ? हाँ बेटा। अरे वाह, तो माँ फिर तो हमें सोचने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। हम उस जादुई चूल्हे से पिज़्ज़ा बनवाएंगे और बेचेंगे। सिमरन का आइडिया नीलम को पसंद तो आता है, पर वो कहती है कि बेटा, हम पिज़्ज़ा तो बनवा लेंगे पर उसे बेचेंगे कैसे? उसके लिए हमें दुकान खोलनी पड़ेगी और उसके लिए पैसे भी नहीं हैं इतने। अरे आप चिंता मत करो माँ, सब हो जाएगा। फिर सिमरन रसोई घर में जाके जादुई चूल्हे निकालती है और उस चूल्हे को पिज़्ज़ा बनाने के लिए बोलती है और तभी एकदम से ही पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो जाता है। पिज़्ज़ा एकदम बढ़िया भी बनता है। सिमरन वो पिज़्ज़ा लेकर नैना को खिलाने जाती है ताकि वो पता कर सके कि पिज़्ज़ा अच्छा बना है या नहीं और बिकेगा या नहीं। नैना पिज़्ज़ा खाकर सिमरन की बहुत तारीफ़ करती है और उससे पूछती है, ये पिज़्ज़ा तुमने बनाया है सिमरन? हाँ नहीं, ये तो माँ ने बनाया है। हम पिज़्ज़ा का काम शुरू करने वाले हैं ना। अरे वाह सिमरन, ये तो बहुत टेस्टी है। पापा जो लाए थे उससे भी ज़्यादा। सच में नैना, क्या तुम्हें ये इतना पसंद आया है? हाँ सिमरन, सच में। अरे वाह, इसका मतलब हमारा पिज़्ज़ा आराम से बिक जाएगा। हाँ सिमरन, तुम ये काम कर लो, इसी बहाने हमें भी टेस्टी पिज़्ज़ा खाने को मिलेगा और वो भी पास के पास ही। फिर सिमरन घर जाके नीलम को सब बताती है।
सिमरन की बात सुनकर नीलम भी खुश हो जाती है और वो दोनों घर से पिज़्ज़ा बनाकर बेचने लगती हैं। कुछ लोग उनके घर ही आकर पिज़्ज़ा खाते हैं। नैना भी अपने माता पिता के साथ उनका पिज़्ज़ा खाने आती है और उनकी अच्छी खासी सेल होने लगती है और उनके घर की हालत भी सुधर जाती है। घर की हालत सुधरते ही नीलम राजीव को भी फ़ोन करके सब बता देती है और उसे भी घर बुला लेती है। फिर राजीव भी घर लौट आता है और वो सब मिलकर अपना काम चलाते हैं और फिर से अपनी लाइफ खुशी खुशी जीने लगते हैं।